मॉर्निंग सर। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग श्री राम ग्लोबल स्कूल। श्री राम ग्लोबल स्कूल। किस स्टैंडर्ड के हैं आप लोग? 11th and 12th। 11th and 12th, wonderful. So today you had visited आस्था जीरियाट्रिक सेंटर और असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी। सो यहाँ पे आपने वृद्धों की देखभाल कैसे होती है इसको देखा और समझा। तो आज आपका यहाँ आने के पीछे क्या उद्देश्य है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य था कि हम लोग वृद्धाश्रम जाएं एंड सी द ओल्ड पीपल एंड ओल्ड एज, हाउ दे गेट केयर एंड हाउ दे गेट अ सेफ स्पेस टू abide in, टू live and to abide in. abide in। आप बताइए। यहाँ का उद्देश्य यही था कि हम देखें कि ओल्ड एज में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन सी डिजीजेस होती हैं, कैसी कैसी चीज़ों से इमोशनली एंड फिजिकली बोथ दे फेस प्रॉब्लम्स एंड हाउ वी कैन हेल्प देम। वृद्धावस्था क्या है आप बताइए। जैसे कि बूढ़े लोग जैसे कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एंड वो कैसे डील करते हैं उसके। वृद्धावस्था का मतलब समझने की कोशिश करो कि जैसे हम लोग पैदा होते हैं, एक दिन के होते हैं, फिर धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करते हैं, 5 साल के होते हैं तो स्कूल चले जाते हैं, तो बेसिक कुछ रिफ्लेक्सेस, कुछ सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। मम्मी कौन है, पापा कौन है, टीचर कौन है, स्कूल कौन है, बुक क्या है, बैग क्या है, पानी की बोतल क्या है, टिफ़िन क्या है। तो धीरे धीरे वो रिफ्लेक्सेस और ब्रेन डेवलप होता है और हम लोग एक कंप्लीट मैच्योरिटी में 15 साल तक आ जाते हैं। तो हमारा 14-15 साल की उम्र में शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी विकास होना होता है वो हो जाता है और उसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेनोसिस। स्टेनोसिस। तो वो जब विकास हमारा पूरा हो जाता है, फर्ज करो 16 साल 17 साल की उम्र में, तो हम पूर्णतः मैच्योर हो जाते हैं। उस स्थिति से हम लोगों का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। आपकी उम्र कितनी? 18। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप 2 वर्ष बुजुर्ग हैं तो आपको कैसा लगेगा? हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? मतलब 2 साल बड़े मैं कहूँ तुम बूढ़ी हो गई हो 2 साल, क्या समझती हो इस बात से? मतलब हमारी एज बढ़ गई है ना। सभी की बढ़ेगी। तुम बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड मानते हैं लिविंग, मतलब ओल्ड एज का, उससे दूसरा ज़्यादा। सर इसका ये मतलब हुआ कि आपका शरीर जो है वो आपकी उम्र से बड़ा दिखाई देता है ना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम लोगों ने कहा कि हमने एडल्टहुड या मैच्योरिटी शरीर में 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में अटेन कर ली, तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट, हमारी शरीर की ग्रोथ, हमारा जो भी डेवलपमेंट होना था वो हमने 16-17 साल की उम्र में अटेन कर लिया एंड वी हैव अटेन्ड अवर एडल्टहुड। नाउ विद ईच पासिंग ईयर और ईच पासिंग डे we will not gain anything that will add to that achievement, क्योंकि that is the peak और the saturation। अब यहाँ से धीरे धीरे तुम शरीर को खर्च करने लगोगे। क्या करने लगोगे? बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, पेप्सी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो क्या होगा कि मोटापा आने लगेगा, बीमारियां आने लगेंगी, अर्ली डायबिटीज़ होने लगेगी, अर्ली ब्लड प्रेशर होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो शरीर गड़बड़ होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि अभी तक तो बच्चे थे, बच्चे से मैच्योरिटी आई, अब क्या है कि वो मैच्योरिटी पीक पे आ गई, अब इसमें कुछ बढ़ना नहीं है। अब आपकी होशियारी इसमें कि आप कब तक उसको उस लेवल पे मेंटेन करके चलते हो, है ना, मेंटेनेंस। कि भाई अमूमन अगर भारतवर्ष में देखो तो आप 18 साल के अगर आप हो तो जनरली लोग बाग 25 साल में शादी कर लेते हैं। तो 18 से 25 अभी आपको खूब पढ़ना है। अभी आपका अगर 11th-12th है तो अब आप 4-5 साल मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हो, लॉ पढ़ने वाले हो, CA बनने वाले हो, जो भी करने वाले हो सब करोगे। तो अब मेंटेनेंस की जो बात आती है, जनरली आप देखिए कि पीपल पुट ऑन वेट आफ्टर मैरिज, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। व्हेन द पीपल रीच द एज ऑफ 60 देयर वेट इंक्रीजेस बाय 20 kgs, व्हाट इट वुड हैव बीन व्हेन दे वर इन क्लास 12th। ठीक है, तो क्लास 12th में हम 15 साल के थे, जब हमने मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ कर लिया तब हम 25 से 26 साल के थे। तो 26 से 56 की जो हमने जर्नी तय करी 30 साल की थी,
सबके जीवन में उतनी प्रोडक्टिव ईयर है, चाहे 25 to 35, 45 और 55 यू रिटायर एट 60। चाहे आप IAS हो, चाहे आप अध्यापक हो, चाहे आप कोई भी हो या किसी भी सरकारी सेवा में हो, तो जनरली इट इज अ ट्रेंड दैट वी ऑल गेन 1 kg वेट एवरी ईयर। सो जो 30 साल की जर्नी हमने की, इसमें हमने कितना वेट गेन कर लिया? 30 किलो का। तो अगर हम जब मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ या कुछ भी पढ़ के निकले, तब अगर हमारा वजन, आपका वजन फर्ज कीजिए कि 56 किलो था, 56 में 30 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? क्या हो गए? ओबेस, ओबेसिटी के लिए क्वालिफाई कर गए, क्योंकि BMI बॉडी मास इंडेक्स बढ़ गया। तो ये एक ऐसी चीज थी जो प्रिवेंटेबल थी। अगर हमको इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप हो, 16, 17, 18 साल की उम्र में कोई बताता और कहता कि भाई इस पे ध्यान रखना है, तो शायद हम ध्यान रखते और उस ओबेसिटी से बच सकते थे, क्योंकि एक प्रिवेंटेबल चीज है। ठीक है जी। अगर हम में से किसी को चश्मा लगा है तो प्रिवेंटेबल नहीं था, हमारे हाथ में नहीं था। हमें एक दिन दिखा कम दिख रहा है, बोर्ड नहीं देख पाते, मम्मी पापा स्कूल वहाँ डॉक्टर के पास ले गए, उसने चश्मे का नंबर दिया, उसने कहा भाई चश्मा लगेगा, तो दिस वाज नॉट इन अवर कंट्रोल। अगर हम लंबे ज्यादा है या लंबे कम है, तो दिस इज नॉट इन अवर कंट्रोल, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो जेनेटिक रूप से हमको मिली है, वहां हमारा बस नहीं चला। पर यहाँ हमारा बस चल रहा है, क्योंकि आज हम मोटे नहीं हैं, आज हमारा BMI नॉर्मल है, और ये हम BMI को रोक सकते हैं कि वो बढ़े ना। ये क्यों जरूरी है? अगर तुम BMI को नहीं रोकते हो और इस तरीके से एज करते हो, तो यू स्टार्ट एजिंग फास्टर। नाउ व्हाट इज फास्टर एजिंग? फास्टर एजिंग का मतलब ये कि यू मे मीट अ 50-year-old मैन who is in his jeans and t-shirt, किसी के पापा हो सकते हैं तुम में से, and he may be so smart that he may look like your elder brother, or otherwise कि he may be so old that he may look like your grandfather। तो दिस इज एजिंग। तो एजिंग दो प्रकार की हो गई, एक मॉर्फोलॉजिकल एजिंग और एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग। तो मॉर्फोलॉजिकल एजिंग का मतलब हो कि अगर आधार कार्ड के हिसाब से तुम 17 साल की हो, तो आज 17 की हो, अगले साल 18 की होगी, फिर 22 की होगी, तो उसमें दिखेगा, पासपोर्ट या आधार विल रिमेन कांस्टेंट। पर क्रोनोलॉजिकल एजिंग का मतलब ये कि तुम जैसे अपने शरीर को ढालोगी, जैसे अपनी दिनचर्या को ढालोगी, जैसे अपने खान पान को ढालोगी, जैसे अपनी लाइफ को तुम जियोगी, उस हिसाब से तुम्हारी एजिंग डिराइव होगी। अब ये एजिंग क्यों जरूरी है? अगर तुम बहुत रैपिडली एज करने लगोगी, तो तुम्हारी ऑर्गन्स बहुत रैपिडली एज करने लगेंगी। कौन कौन सी 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं जो रैपिडली एज करेंगी? हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और ब्रेन। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि साहब वो हार्ट की प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि हमने बहुत खाना खाना शुरू किया, तो हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल भरने लगा, ट्राइग्लिसराइड भरने लगा। कम उम्र में मैं देखता हूँ आजकल बच्चे आते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट लेकर के, उनका ट्राइग्लिसराइड 300 होता है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था अपने टाइम पे कि भाई बच्चों का भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। इट वॉज समथिंग विच वॉज नॉट पॉसिबल, बट नाउ देयर आर एग्जाम्पल्स व्हेन द चिल्ड्रेन आर ईटिंग आउटसाइड फूड फॉर 4 or 5 days इन अ वीक, और कम से कम एक मील तो रोज हो ही जाती है 4-5 दिनों में हफ्ते के आउटसाइड फूड की। कभी वो होटल चले जाते हैं, कभी वो कैंटीन में खा लेते हैं, कभी वो स्विगी खा लेते हैं, कभी फ्रेंड की पार्टी होती है, कभी कुछ होता है। तो इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। तो हमको ये चीज़ें हैं जो प्रिवेंटेबल थी, मैंने आपको बताई, आपको प्रिवेंट करनी। अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, तो फिर आपकी उन ऑर्गन्स में मॉर्फोलॉजिकल एजिंग आने लगती है कि हार्ट, लंग, लिवर, किडनी और ब्रेन जल्दी एज करने लगते हैं। मेमोरी की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने लगती है, जोड़ों में दिक्कत होने लगती है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगता है, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगती है, गुस्सा आने लगता है। जब आपका शरीर ठीक नहीं होता, तो फिर आपको आपके जो टास्क है वो पूरे नहीं हो पाते। जब टास्क पूरे नहीं हो पाते, तो फिर आपको चिड़चिड़ापन आने लगता है। कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो ओल्ड एज क्या है? ओल्ड एज का मतलब है कि एक ऐसे मुकाम पे आप आकर के खड़े हो गए हैं जिसमें आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शक्तियों का ह्रास होने लगा है। तीनों चीज़ें बिगड़ गई हैं, है ना। अभी जैसे तुमसे कहा जाए कि भाई जरा कपूरथला चौराहे तक चली जाओ, एक सामान खरीद लाओ, तुम्हें कितनी देर लगेगी जाके खरीद के आने में? 4-5 मिनट। मैं कहूँ भागती हुई चली जाओ, भागती हुई चली जाओगी। क्या बुजुर्ग आदमी जा पाएगा? तुम्हें सरप्राइजिंग लगेगा कि अगर उसको अपनी आंखों का नंबर चेक कराना है, चश्मे का नंबर चेक कराना है, तो ही में मेक अ प्रोग्राम, क्योंकि उसके लिए बड़ा हरकुलियन टास्क होगा। कैसे जाएंगे वहां? तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी पड़ती है, सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? कौन ले जाएगा उतनी दूर? कौन 1 घंटा 1.5 घंटा रुकेगा जब आंखों में दवा डाली जाएगी कि पुतली डायलेट होगा? डॉक्टर को चेक भी करना है ना।
तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बड़ा हरकुलियन टास्क होगा। दांत हिलता रहता है, पानी लगता रहता है, 6-6 महीने उसी खराब दांत के साथ चलते रहते हैं। कैसे दांत बदलवाएं, कब जाएंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, बार बार बुलाएंगे, कैसे होगा। तो हम सबके घरों में देखते हैं हम लोग। इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट अनकॉमन। इन्हीं चीज़ों में धीरे धीरे हम अगर नेग्लिजेंस करते हैं तो क्या होता है कि आदमी पहले इधर से खाना नहीं खा पाता तो इधर से खाना खाने की कोशिश करता है। जब इधर का भी दांत खराब होता है तो वो कम खाना शुरू कर देता है, फिर वो लिक्विड डाइट पे आ जाता है, फिर वो वीक होने लगता है। फिर जब वीक होने लगता है तो शरीर में नमक की और चीज़ों की कमी होने लगती है, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कह देते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है तो आदमी शिथिल होने लगता है, शिथिलता को फ्रेलिटी कह देते हैं। जब आदमी फ्रेल हो जाता है और इंडोलेंट हो जाता है तो फिर आदमी इनकॉन्टिनेंट हो जाता है, पॉटी सूसू नहीं बता पाता, वो बाथरूम जाते जाते उसकी बाथरूम निकल जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। फिर क्या होता है, फॉल हो जाता है। क्या होता है, फॉल, क्योंकि वो स्ट्रेस में जी रहा है कि भाई अगर मालूम पड़ा बाथरूम कपड़े में निकली या बिस्तर में निकली या सोफे पे बैठ के निकली तो घर वालों के सामने कैसी सिचुएशन होगी, एम्बैरेसिंग सिचुएशन।